इनकम फ्रॉम सैलरी। अब ये क्यों डिस्कस करेंगे, इसका भी कारण है। इनकम फ्रॉम सैलरी में हमारा जो चैप्टर चलेगा रिटायरमेंट बेनिफिट्स का चलेगा, क्योंकि जो इनकम फ्रॉम सैलरी जो छठा चैप्टर है उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स टॉपिक आएंगे जो आपको 7 चैप्टर के पार्ट में आएंगे, बट 7 चैप्टर जो पढ़ेंगे उसमें हमको रिटायरमेंट बेनिफिट्स के डेटा को कवर अप करना है। अब जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी, जैसे आप जानते हैं, जैसे इनकम टैक्स में बहुत कुछ आप लोग समझ चुके हैं कि प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, पर्सन क्या होता है, एसएससी क्या होता है, रेजिडेंट कौन होता है, उसकी टैक्स लायबिलिटी कैसे होती है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट क्या होता है, नॉन रेजिडेंट क्या होता है, इनकम टैक्स स्लैब लिमिट भी हम आपको सिखा दी। यानी लगभग कितना महीना, 1 महीना चल रहा है क्लास इनकम टैक्स का, 4 सप्ताह हो गया, 1 महीना क्लास चल रहा है और 1 महीना में लगभग इनकम टैक्स में बहुत कुछ आप सीख चुके हैं, ठीक है ना। अब यहाँ बात आती है कि हमने जस्ट अर्लियर डिस्कस कर चुका है कि इंडिया में जो हेड्स ऑफ इनकम होते हैं, आप लोगों का सफिशिएंट टाइम है ना एग्जाम के लिए, तो इंडिया में जो हेड्स ऑफ इनकम होते हैं वो हेड्स ऑफ इनकम कितने बेटा, 5 है, 5 हेड्स ऑफ इनकम, जिसमें पहला हेड्स ऑफ इनकम क्या है मेरा, सैलरी इनकम, इनकम फ्रॉम सैलरी, और इसको एक चैप्टर में बांटा गया, यानी सैलरी इनकम के बारे में हमको पढ़ना है। जो दूसरा इनकम है वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा जो इनकम है वह है प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। चौथा इनकम है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, एंड पांचवा है income from other sources. So right now we are going to discuss income from salary. इसको डिस्कस करने से पहले हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझेंगे कि सैलरी का इनकम में क्या क्या इनकम जुड़ता है। और ये देखिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज आप सबको मान लीजिए आपके पेरेंट्स का कहीं नौकरी होगा, आपका कहीं नौकरी, आप कहीं नौकरी करोगे फ्यूचर में, तो आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होगा, आपका कुछ सैलरी टैक्सेबल इनकम निकलेगा। तो सैलरी में क्या क्या जुड़ता है, यानी क्या क्या सैलरी का पार्ट होता है, कौन कौन सा एम्प्लॉयर, यानी एम्प्लॉयर इन द सेंस की कंपनी जिससे हमको पैसा मिलता है तो वो सैलरी में जुड़ता है और क्या नहीं जुड़ता है, ये सारी चीजें हमको यहाँ पर सीखने हैं। अब सैलरी को जानने से पहले जैसे हम लोग जानते हैं, जैसे मान लो कि ये एक पर्सन, मान लो मिस्टर ए है और ये वर्क कर रहा है, वर्क्स इन, मान लो किसी कंपनी में जॉब करता है, टाटा लिमिटेड। तो टाटा लिमिटेड कौन सी कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, कह सकते हो बेटा, और कौन सी सेक्टर कंपनी है, प्राइवेट सेक्टर की कंपनी। अब ये टाटा लिमिटेड हो गया। अब मान लो कि मिस्टर ए जो वर्क्स इन टाटा लिमिटेड, मान लो यहाँ पर वो काम कर रहा है, तो इन रिटर्न टाटा लिमिटेड यहाँ पर क्या देगा इसको, सैलरी। तो मिस्टर ए जो है टाटा को क्या दे रहा है, क्या होगा, सर्विस। मिस्टर ए टाटा को क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है ना, और इन रिटर्न टाटा लिमिटेड ए को क्या दे रही है, वेतन दे रही है, सैलरी दे रही है। अब यहाँ पर बात यह आ रही है कि जब टाटा लिमिटेड कौन होगा, कब ए का, टाटा लिमिटेड कहलाएगा एम्प्लॉयर,
क्या कहलाएगा? एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर। और ये क्या कहलाएगा? एम्प्लॉय। तो सैलरी इनकम में ध्यान रखिएगा, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बोलेगा कि तो सब जानता है सर कि जिसका काम करेंगे वही सैलरी देगा। देखिए, जैसे एक प्रोफेसर किसी कॉलेज में लेक्चर देता है, एक प्रोफेसर किसी कॉलेज में लेक्चर देता है, तो जब वो लेक्चर दे रहा है ना तो उसको महीने का सैलरी मिलता है, महीने का पैसा कॉलेज देगी ना। तो उसका जो लेक्चर से जो इनकम हो रहा है वो सैलरी इनकम का पार्ट माना जाएगा। क्यों? कि प्रोफेसर और कॉलेज, यानी कॉलेज हो गया एम्प्लॉयर और प्रोफेसर क्या हो गया? एम्प्लॉय। और एम्प्लॉय एम्प्लॉय का रिलेशनशिप यानी सर्वेंट एंड ओनर का रिलेशन हो गया, नौकर एंड मालिक का रिलेशन। हम कहीं भी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, एज ए एमडी, एज ए पीओन, दोनों नौकर ही हैं। हम नौकरी कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? नौकरी कर रहे हैं। तो जहां नौकरी कर रहे हैं एज ए नौकर ही काम कर रहे हैं, क्योंकि आपका एक समय, आपके जीवन का जो कीमती समय आप बेच चुके हैं, अपने जीवन का समय वहां देकर आपको पैसा मिल रहा है। लेकिन एक प्रोफेसर, मान लो जिसे एग्जाम कंडक्ट होता है, एग्जाम कंडक्ट होता है तो उसमें उसी को ड्यूटी मिल जाता है, या किसी कॉलेज के थ्रू ड्यूटी मिलता है कि आपको एग्जामिनेशन हेल्ड कराना है, आपको गार्डिंग में जाना है, और एक एग्जाम का हेल्ड कराने का सुपरविजन चार्ज हम आपको 1000 रुपीज देंगे। तो वहां से जो 1000 रुपीज आ रहा है एग्जामिनर फी के रूप में, वहां पर जो कॉलेज दे रही है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दे रही है, वहां पर वो एम्प्लॉय का रिलेशनशिप क्रिएट नहीं हो रहा है। वो इनकम है प्रोफेसर का, बट वो सैलरी इनकम नहीं कहलाएगा, ना बिजनेस इनकम कहलाएगा, ना हाउस होल्डिंग इनकम कहलाएगा, ना कैपिटल कहलाएगा। तो कितने टोटल हेड्स ऑफ इनकम है? 5 है। तो 5 में जो 5वां हेड्स है वह इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, कि अगर इस चारों में नहीं है तो कहाँ गया? अदर। तो प्रोफेसर का जो एग्जामिनर फी का जो इनकम आ जाएगा वह अदर सोर्स का होगा। इसमें बहुत कुछ हम लोगों को सीखना है। तो सिंपल सी बात है कि इनकम फ्रॉम सैलरी में जो सैलरी इनकम जोड़ा जाएगा वो वह जोड़ा जाएगा जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस दे रही है। किस बेसिस पे? कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस से। अब कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस क्या हुआ? ए और बी के, ए और टाटा के बीच में एग्रीमेंट बन गया है। Here Mr. A and Tata Limited is in a contractual relation. Whatever money received by A from Tata Limited on employment basis is included under income from salary in the hands of Mr. A। किसके हाथ में जुटेगा? वो ए के हाथ में जुटेगा। अब यहां पर सवाल बनता है, व्हाट टाइप्स ऑफ इनकम
where an employer कौन हो गया? टाटा। when an employer pay to the employee, जैसे सबसे पहले जो सैलरी के पार्ट में माने जाते हैं क्या क्या इनकम, यानी कंपनी जो पैसा देगी, यानी कि एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉय को पैसा देगा वो किस प्रकार का इनकम होगा, मतलब कौन कौन सा इनकम जो है वो सैलरी का पार्ट माना जाएगा, क्या क्या मिलता है उसको। एक तो उसको मिलता है बेसिक पे, सुनते होंगे बेसिक, मान लो 10,000 है, 20,000 है, 25,000 है, वैसे तो बेसिक पे ही सिर्फ सैलरी का पार्ट होता है ऐसा नहीं है, बेसिक पे के अलावा बहुत कुछ मिलता है, जैसे डियरनेस पे, जिसको डीपी कहते हैं, डियरनेस अलाउंस, जिसको डीए कहते हैं, बोनस, कमीशन, HRA, हाउस रेंट अलाउंस, RFA, रेंट फ्री एकोमोडेशन, इसी को हम RFH भी कहते हैं, रेंट फ्री हाउस। फ्रिंज बेनिफिट्स, ट्रैवलिंग अलाउंस, इसको टीए कहते हैं, एजुकेशन अलाउंस, ये एजुकेशन अलाउंस सभी एम्प्लॉय को नहीं मिलेगा, जो शादी नहीं किए हुआ है अनमैरिड वाले को नहीं मिलेगा, जिसका शादी हो चुका है, जिसके बच्चे हैं, वो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तब मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। हॉस्टल अलाउंस, जिसके बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन हॉस्टल में नहीं रह रहे हैं, तो ये अलाउंस नहीं मिलेगा। सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस, सब हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। जो सिटी शहर में रह रहा है उसका खर्चा थोड़ा ज्यादा हो जाता है, तो उसको एक कॉम्पनसेशन के तौर पे अलाउंस मिलता है, जिसको सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस कहते हैं। ग्रेच्युटी, ये जो ग्रेच्युटी है रिटायरमेंट के समय में मिलता है, ये रिटायरमेंट बेनिफिट्स कहलाता है कि एम्प्लॉय जब रिटायर करेगा तो उसको ग्रेच्युटी यानी सम्मान के रूप में कुछ मॉनेटरी पेमेंट मिलते हैं, उसको ग्रेच्युटी कहते हैं। ग्रेच्युटी जस्ट लाइक अ सम्मान। पेंशन भी रिटायरमेंट का पार्ट माना जाता है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स का ही होगा। प्रोविडेंट फंड जानते होंगे, इसके बहुत सारे टाइप होते हैं प्रोविडेंट फंड के। लीव इनकैशमेंट, छुट्टी अलाउ है, लेकिन उस छुट्टी में भी कोई काम कर लिया कंपनी में तो उसको एक्स्ट्रा पेमेंट मिलता है, जिसको लीव इनकैशमेंट कहते हैं। और क्या होगा? बोनस, कमीशन, ग्रेच्युटी, पेंशन, और हो सकता है इसके अलावा इंटरटेनमेंट अलाउंस, ट्रैवलिंग हाउस के लिए
सब फिलअप लिखाई दिए। चलिए एक्सेट्रा। ये और लिखो हिली एरिया अलाउंस। हिली एरिया समझते हैं? हाँ, वहाँ ज़्यादा अलाउंस मिल जाता है एक्सेट्रा। हो गया। अब देखिए, एक एम्प्लॉय जब काम करता है तो उसको सिर्फ बेसिक पे ही नहीं मिलता है, या उसके अकाउंट में जो पैसा आता है, जैसे महीने के हर महीना का एंड जो होता है उसके अगले महीना के 10 तारीख तक पैसा मालूम आ जाता है, 1 तारीख को आता है या जो भी दिन को आता है, तो पैसा में ना सैलरी में बहुत कुछ कंप्यूट किया जाता है। इसमें कुछ ऐसे सैलरी के पार्ट है जो रिटायरमेंट पे ही मिलते हैं। मतलब कि जब आप रिटायर कर रहे हो तो जिस साल रिटायर कर रहे हो उस साल में आपका कंप्यूटेशन किया जाएगा, भैया ये रिटायर किए तो कितना साल तक काम किए, इनका कितना पीएफ बन गया, इनका कितना पेंशन का पॉइंट बन रहा है, इनका कितना ग्रेजुइटी बन रहा है, वो सब एक साथ मिलता है। इसमें सुनते हो कि रिटायरमेंट से बहुत पैसा मिल जाता है किसी एम्प्लॉय को, लेकिन ये ध्यान रखिएगा जितना भी पैसा मिलता है वो सब टैक्सेबल है ऐसा नहीं है, कुछ इसमें एग्जेम्पशंस आते हैं। सुनिए ना, एग्जेम्पशन मतलब एग्जेम्प्टेड इनकम कौन सा इनकम होता है? वह इनकम जो जिस पर टैक्स नहीं लगता है उसको क्या बोलते हैं? एग्जेम्प्टेड इनकम। जैसे ग्रेजुइटी में मिलता है किसी को तो पूरा मानो कि रिटायरमेंट में ऐसा इतना पैसा मिलेगा बहुत सारा तो सब पर टैक्स देंगे नहीं, एक लिमिट तक आपको एग्जेम्प्ट हो जाता है, एग्जेम्पशन मिल जाता है। लेकिन हम जब वर्किंग पर्सन यानी हम काम कर रहे हैं तो काम करते हुए हमको क्या क्या सैलरी किस किस टाइप का मिल जाएगा, तो एक आपका बेसिक पे जो होता है वो मिलता है। लेकिन बेसिक पे के बराबर है डीए रहता है, डियरनेस अलाउंस जिसको बोलते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी केस सुना है कि बढ़ गया, दिवाली में हमेशा बढ़ा दिया जाता है जो भी है। बोनस मिलता है, कमीशन, ये सब मॉनेटरी टर्म में मिलता है। ये सब क्या है? मॉनेटरी टर्म्स में मिलता है। एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, रेंट फ्री अकोमोडेशन। समटाइम क्या होता है, कंपनी जो है किसी एम्प्लॉय को जब कहीं पे मान लो नौकरी पे भेजती है यार तो उसको घर मिल जाता है। घर इन द सेंस क्या हुआ कि भैया आपको उसमें फर्नीचर, एसी, गाड़ी, बंगला, गार्डनर, किचन विचन सब कुछ मिल जाएगा, आपको बस वहां जाके काम करना है। सब बना हुआ है, आपको मेड भी मिल जाएगा, सर्वेंट भी मिल जाएगा, ड्राइवर भी मिल जाएगा। अभी एक छोट के कार अलाउंस से हम छोड़िए गया, कार अलाउंस लिख लीजिए तो मेन चीज है, ये सब कॉम्पिटिशन लिया जाएगा कार अलाउंस। तो ये सब चीजें मिलती है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हमको कंपनी अगर दे रही है तो कहने की टैक्सेबिलिटी तो बनेगी ना, क्या बनेगी? टैक्सेबिलिटी। लेकिन ये चीज ध्यान रखेंगे जितना भी पैसा कंपनी दे दे सारा का सारा टैक्सेबल है ऐसा नहीं है। कुछ लेवल तक कुछ इनकम ऐसे होते हैं जो एग्जेम्प्ट होते हैं, लेकिन उससे अगर ज्यादा मिल जाए, उससे अगर ज्यादा मिल जाए, जैसे आपने देखा होगा एजुकेशन अलाउंस, कहां देखा है? कहीं पे देखे ना? हाँ, ये एजुकेशन अलाउंस। एजुकेशन अलाउंस जो है इसका पढ़िएगा तो आपको हंसी आएगा कि इनकम टैक्स में कितना तक छूट होता है। इनकम टैक्स एक्ट कब आया? 1961। उससे मैं एक लॉ बना था कि एजुकेशन अलाउंस जो मिलेगा एक इंसान के अगर 2 बच्चे हैं तो हर बच्चे को 100 रुपया महीने का छूट मिलता है। अब साल में कितना महीना होता है? 12। यानी एक बच्चे को पढ़ने के लिए इनकम टैक्स में जो एजुकेशन अलाउंस का जो छूट है वो 100 पर मंथ गुने 12 महीने तो कितना हो गया? 1200। अब अगर 2 बच्चे हैं तो 12 गुना 24। अब 3 बच्चे हैं तो 3 बच्चे का नहीं मिलेगा, आपको 2 बच्चे का मिलेगा। अब 7 बच्चा, अब लालू यादव वाला 7 बच्चे कितना? 7 बच्चा था 9 था, तो 9 बच्चा का एजुकेशन अलाउंस नहीं मिलेगा, उनको 2 का मिलेगा। अब ऐसा क्यों? इसमें भी फैमिली प्लानिंग चलता है। सरकार ये नियम बना दे कि भैया 3 बच्चा करेंगे तो क्या होगा कि हमको तीसरा का छूट नहीं मिलेगा, तो शादी का 2 बच्चा पैदा करेगा टारगेट रखेगा लोग। बात समझ आ रही है कि नहीं? देखिए सब जगह यही है। जैसे आप जानते हो कि इंडिया जो पॉपुलेटेड कंट्री है, कुछ समय में चाइना को बीट करेगा, तो सरकार भी कुछ ऐसे नियम बनाती है भैया कि आदमी इस पे भी जागरूक बनेगा, भैया तो तीसरा बच्चा पैदा करेगा तो तुमको नहीं मिलेगा। आप अभी हम लोग कभी सुनते भी हैं कि सरकारी नौकरी में भी दिक्कत हो रही है, अगर तीसरा बच्चा पैदा होने से शायद कि सरकारी नौकरी में कुछ ऐसा प्रोविजन के बात चल रहा है। एक फ्यूचर ऐसा लॉ आ सकता है कि जिसके भी 2 से अधिक बच्चे हो गए उसके बाद सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा। अब मान लीजिए ऐसा नियम आ जाता है तो इफेक्टिव इन द सेंस कि पहले अगर 2 बच्चा है तो 3 बच्चा, मान लो कि किसी का 3 बच्चा है, 4 बच्चा है,
अब वो सरकारी नौकरी नहीं कर रहे हैं, तैयारी कर रहा है, उसके बाद लॉ बना, तो वो लॉ शायद उसका एप्लीकेबल नहीं हो। मान लो कि लॉ एप्लीकेबल के बाद अगर आप 3 बच्चा करते हैं तो आपको नौकरी नहीं होगा, तो ऐसा लॉ बना दिया जाए तो फैमिली कंट्रोल, जो पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते हैं, कर सकते हैं। अवेयरनेस बढ़ाने से भी कंट्रोल हो, जैसे आप फाइनेंशियल प्लानिंग समझाइए कि अगर आपके 1 बच्चे हैं उस पर आप जितना उसका परवरिश उतने खर्च करिएगा, अगर 2 बच्चे हैं तो फिर खर्च आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि आपकी 2 बच्चे से डबल इनकम नहीं ना हो जाएगी, इनकम तो वही रहेगी। अब 1 बच्चे हैं तो आप अपने इनकम का ज्यादा पोर्शन बच्चे पे खर्च कर रहे हैं, 2 बच्चे हैं तो उसी इनकम का आधा कर रहे हैं, तो बच्चे का परवरिश भी खराब हो जाएगा। 3-4 बच्चे तो फिर क्या होगा, और बढ़ जाएगा, तो अब प्रॉब्लम क्या होगी, एक किसी को परवरिश अच्छा से हो जाएगा, किसी का नहीं हो पाएगा, जो भी। तो एजुकेशन अलाउंस में क्या कहानी, अब देखिए आपको हमने बोला कि आपको हंसी आएगा, 100 रुपया आज के समय में बताइए कितना ज्यादा है। अब आप बोलिए 100, हम तो ऑटो से आते जाते दूध में 100 रुपया निकल जाता है। आप बताइए मेरे पापा जी खर्चा पर मान लो इनकम टैक्स पे छूट लेंगे तो कितना हम पे लेंगे, 100 रुपया पर मंथ, पर डे नहीं, 100 रुपया पर मंथ, यानी आपके सरकार कितना देगी आपके पिताजी को, 1200 रुपया देगी। कितना दे देंगे, 1200। और 1200 कौन सा, जो आपको उसका रिसीट दिखाना पड़ेगा कि आपने एजुकेशन में खर्च किया, यानी स्कूल का पैसा। कोचिंग प्राइवेट ट्यूशन कर रहे तो उसका नहीं। बात समझ आ रही ना। तो ये कुछ सिस्टम है। अब 1961 में जो बना उसी 100 रुपया आप अभी तक ढो रहे हैं, अब 100 रुपया से आप बढ़ तो जाओ। तो ये सब चीजें हैं, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन द इनकम, इंक्लूडेड इन द सैलरी। अब हर एम्प्लॉय को सारा कुछ मिल जाएगा ऐसा नहीं है, जिसका लेवल ज्यादा है उसको ज्यादा आइटम्स मिलेंगे, जिसका लेवल लो है उसका इनकम कम होगा। प्यूर को ये सब थोड़ी मिलेगा इतना सारा। अब कार प्यूर को मिल जाएगा क्या, एकदम नहीं मिलेगा, तो कार अलाउंस प्यूर में नहीं आएगा। लेकिन जो डायरेक्टर होगा, ऑफिसर होगा, उसको कार मिल जाता है। बहुत सारी कंपनी में देखिए कार आपको कंपनी देती है, कार का यूज करते हैं, पेट्रोल का खर्चा, ट्रैवल खर्चा सब मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सैलरी में जो जुड़ता है ये सब आइटम जो है सैलरी के पार्ट माने जाएंगे, ये सब कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है बेटा, चलिए क्या हुआ? Income from retirement benefits, when employee gets retired, retrenched समझते हैं, retrenched मतलब क्या होता है, retrenched निकाल देना। क्या आप हमेशा रिटायर करिएगा, तो हो सकता है कि निकाल दिया जाए, सस्पेंड कर दिया, RETRENCHED, retrenched। वॉलंटरी समझते ना, voluntarily retired, then at the time of leaving the firm या employer, at the time of leaving the employer he gets some monetary benefits which is included in his salary. But all the monetary benefits
is not taxable, there are a limit of exemption. exemption मतलब छूट कर सकते ना. There are some examples of retirement benefits. जैसे लीव इनकैशमेंट, ग्रेच्युटी, पेंशन, compensation received on retrenchment, some received on voluntary retirement, some received from provident fund. Sir, received on Retrenchment. हो गया. चलिए क्या होगा.
ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी समझते हैं क्या होता है? नहीं। नहीं, वेरी गुड। ग्रेच्युटी का मतलब होता है सम्मान। क्या होता है? जैसे हमने बोला कि आप कितने बड़े ऑफिसर हैं कंपनी में, कितने बड़े नौकरी कर रहे हैं, आप कंपनी के नौकर हैं। क्या है? नौकर। चाहे 1 करोड़ सैलरी मिल रहा है, चाहे 1 लाख सैलरी मिल रहा है। और जब ये बात होती है कि हम कहीं नौकरी कर रहे हैं, तो हम, जैसे हमने बोला कि हम अपना समय जो है उनके लिए समर्पित कर दिए कि 10 बजे जाना है और शाम को 5 बजे तक रहना है। कभी कंपनी का टारगेट है तो उसके लिए रात भी हो जाती है। आप देखते हो कि जो सैलरीड पर्सन होते हैं, सैलरी में लोअर वाले नहीं, लोअर वाले का टाइम फिक्स रहता है, उनको टेंशन ज़्यादा नहीं रहता है। ज़्यादा टेंशन होता है मिडिल वाले को, और टॉप वाले को तो टेंशन तो पैसों कमा रहा है, लेकिन मिडिल वाला क्या है, लिमिटेड इनकम है, अब वही सारा काम कर रहा है। वो लोअर वाले को भी देख रहा है और मिडिल वाले को भी, टॉप वाले की बात सुन रहा है। मिडिल वाला समझ ना, तो दोनों का सुन रहा है, तो उधर से भी सुनता है और उसको भी संभालने का काम कर रहा है। जैसे मिडिल फैमिली, जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, वही मिडिल से लेवल के लोग फैमिली। अब जैसे मान लीजिए कि एक एम्प्लॉय है, वो ये जैसे मान लो इसका नाम है, रख देते हैं दुखी लाल। जब से नौकरी किया और शादी किया, दुखी रह रहा है। शादी करना मतलब फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन बनाना होता है। शादी करने का मतलब फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है लोगों की, है ना, अगर इनकम नहीं बढ़ रहा है तो। अब सपोज कि दुखी लाल जो है किसी कंपनी में जॉब कर रहा है, मान लो यहाँ पर कंपनी है, कंपनी का नाम है हार्ड वर्क प्राइवेट लिमिटेड, मान लो कंपनी का नाम। अब दुखी लाल जो है ये 25 साल का हो गया और वो एक जॉब ढूंढा और जॉब कर रहा है कहाँ पर? हार्ड वर्क प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली। अपना उठाता है बैग, झोला, वाइफ को बोलता है शादी, 25 साल का है, चलो शादी नहीं हुआ अभी, शादी तो 4 साल बाद हो जाएगा। तो उठाता है, मम्मी टिफिन देती है, गया ऑटो पकड़ा, आया ऑफिस से 5 बजे, फिर थका हुआ है, मम्मी चाय बनाती है, ऐसे कर रहा है, डेली वही रूटीन है। संडे को थोड़ा सा आराम करता है। 5 साल बाद इसकी, मान लो कि 5 साल बाद इसकी क्या हो गई, 30 इयर्स में बेचारे की शादी हो जाती है। शादी हो गई तो अब 1 से गया अपना, कितना हो गया? 2। पहले से दुखी लाल था, अब क्या हो गई, और महादुखी लाल हो गया। अब शादी होती है, लेकिन ध्यान रखिएगा, अब देखो पहले हम जो कमा रहे थे तो हम अपने में खर्च कर रहे थे, अब हमारी वाइफ आ गई तो हमारी खर्च बढ़ गई। बट क्या कंपनी इस पे फोकस कर रहा है? तो 1 से 2 हो गया, ले अपना सभी 2 कर देते हैं। कंपनी तो बोलेगा बेटा तेरा वही रहेगा। हाँ, इन्फ्लेशन रेट के अनुसार आपका सैलरी बढ़ जाता है। इन्फ्लेशन रेट क्या है? जैसे हर मालिक का 5% सैलरी 10% से इंक्रीमेंट होता है, तो 10% से किसी का सैलरी इंक्रीमेंट हो रहा है तो बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। 10% तो मार्केट का जो इन्फ्लेशन रेट है उसके अनुसार सैलरी बढ़ जा रहा है, पास में ना, तो आपका मानो 10 रुपये बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। चलिए अब आप एडजस्टमेंट करना शुरू करिएगा, जहाँ फालतू का खर्चा कर रहे थे वो खर्चा आप बचाइएगा। आप जो वीकेंड पे घूमने जाते थे, वीकेंड पे घूमने आप नहीं जाइएगा, आप पहले अकेले जाते आप डबल होके जाइएगा। इसको अब अभी अपना काम वो यहाँ पर अपना कर ही रहा है, यानी डेली वही रूटीन है, शादी के बाद भी वही रूटीन फॉलो कर रहा है, काम कर रहा है। अब दूर से हो जाता है इसके एक बच्चे भी आ जाते हैं, बच्चे आ जाते हैं, वो अपना काम कर रहा है, 1 से फिर और 1 और बच्चे आ जाते हैं, 2 बच्चे, 4 फैमिली मेंबर हो गए। ये काम करते 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 ये बूढ़ा हो गया। मतलब बूढ़ा इन द सेंस कि 25 साल के ने जॉब किया और लगभग 25 मान लो 30 साल तक उसी में काम करते रहे। 30 years वर्क इन हार्ड वर्क प्राइवेट लिमिटेड। कितना साल काम किया? 30 साल। अब देखो ध्यान से, कितना साल के एज में जॉब ज्वाइन किए थे? 25। कितना साल लगा दिए? 30 साल। अब ये इंसान यहाँ पर कितने साल का हो गया? 55 साल का हो गया।
अब इसके बच्चे भी अपना कहीं पर पढ़ाई वढ़ाई करके जॉब ढूंढ रहे होंगे, वट जो भी है। अभी कहाँ है? अब 55 साल के एज में जब हो गया है, अपने जीवन का ध्यान रखिएगा, अपने जीवन का कितना साल कंपनी में लगा दिया? 30 साल कहाँ लगा दिया? कंपनी में लगा दिया। और कंपनी में लगा दिया तो देखो ध्यान से, दुखीलाल को सालाना क्या मिल रहा था? सैलरी मिल रहा था ना। दुखीलाल को सालाना क्या मिल रहा था? सैलरी। उस सैलरी से उसका क्या चल रहा था? फैमिली। उस 30 साल में वो क्या किया होगा? वो जो सैलरी से क्या किया होगा? एक अपना एक घर बना लिया होगा, हो सकता है कि अपना एक कार खरीद लिया होगा, बच्चे का पढ़ाई किया होगा अच्छे से, है ना, एक आध कट्ठा जमीन खरीद लिया होगा। लेकिन इस 30 साल में जब वो अपना समय कंपनी में दिया तो कंपनी का यही होगा क्या? बोलिए। ऑब्वियसली नहीं। इसके 2-4 ब्रांच होंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉय जितने रहे होंगे उससे एम्प्लॉय बढ़ गए होंगे, कंपनी का वैल्यू बढ़ गया होगा, हार्डवर्क प्राइवेट लिमिटेड से हार्डवर्क लिमिटेड बन गया होगा, मार्केट में शेयर होगा। अभी कोई देखिए 30 साल पहले कंपनी और 30 साल बाद में कंपनी में कितना जमीन और आसमान का अंतर होता है। लेकिन कंपनी बढ़ती क्यों है? किसके कारण बढ़ती है? एम्प्लॉय के कारण। और एम्प्लॉय कारण बढ़ती है तो एम्प्लॉय को सालाना सैलरी मिलता है। अब वो एम्प्लॉय जो दुखीदार है 30 साल के बाद वो अब रिटायरमेंट लेने वाला है। क्या लेने वाला है बेटा? रिटायरमेंट। भैया अब हमको आराम, रिटायरमेंट का मतलब आप आराम करने दीजिए। रिटायरमेंट का मतलब यही होता है कि हम ब्रेक लेते हैं अपने जीवन में, अब काम से ब्रेक लेते हैं। काम से ब्रेक का मतलब रिटायरमेंट ले रहे हैं। अब रिटायरमेंट ले रहे हैं तो कंपनी आपको ऐसे थोड़ी जाने देगी। आप अपने जीवन का इतना साल जो हमको दी है, जिसके कारण हमारा कंपनी तरक्की किया, तो मेरा फर्ज बनता है कि हम सम्मान के रूप में कुछ दे आपको। अब सम्मान के रूप में वो पार्टी मान लो करते हैं, वो बुके दे दिए आपके एवं में, वो संगीतकार बुला गाना गवा दिए, तो इससे सम्मान थोड़ी है, तो सोशल सम्मान कहलाया ना कि मेरा दिल खुश हुआ। लेकिन सम्मान का मतलब है कि हमको ऐसा सम्मान मिलना चाहिए कि कुछ उस सम्मान से हम कुछ कर सके, जो होता है मॉनेटरी सम्मान, मनी के रूप में। मोटिवेशन पढ़े होंगे बिजनेस स्टडी मैनेजमेंट में, पढ़े ना मोटिवेशन कि मोटिवेशन एक होता है मॉनेटरी मोटिवेशन होता है, नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन होता है। यानी किसी भी एम्प्लॉय को मोटिवेशन कब मिलता है? जब आप उसको सैलरी टाइम पे दीजिए, सैलरी बढ़ाते रहिए, ऑटोमेटिक वो काम ज्यादा करेगा। और सैलरी बढ़ाइए तो मोटिवेशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो कंपनी में जो आपने 30 साल जॉब किया और जॉब करने में अपने समय के 30 साल आप किसी कंपनी में अपना डिवोशन दिया, अपना सैक्रिफाइस किया, अपने समय को कंपनी के लिए काम किए, तो उसमें कंपनी आपको एक सम्मान यानी ग्रेटिट्यूअस पेमेंट देगी। ग्रेटिट्यूअस पेमेंट ही सम्मान होता है, मॉनेटरी बेनिफिट, मॉनेटरी सम्मान मनी के रूप में। और ये ग्रेटिट्यूअस पेमेंट हम कब कर रहे हैं? जब आप जा रहे हैं तब। और इसी टर्म को कहते हैं ग्रेच्युटी। इसी टर्म को क्या कहते हैं बेटा? ग्रेच्युटी। तो ग्रेच्युटी समझ गए? तो ग्रेच्युटी में भी एक अब लिमिट होता है कि ग्रेच्युटी अगर मिलता है तो एक मुश्त राशि मिलती है, लेकिन ध्यान रखेंगे सारे एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी सेम अमाउंट नहीं मिलता है। डिपेंड करता है आपका स्टेटस क्या है, आपका लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है। जो लोअर लेवल वाले का उसका ग्रेच्युटी कम होगा, जो टॉप लेवल वाले का उसका ग्रेच्युटी ज्यादा होगा। कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेच्युटी इज द वॉलंटरी पेमेंट रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट। ग्रेच्युटी क्या है? एक वॉलंटरी पेमेंट कौन करती है? कंपनी करती है, जो रिटायरमेंट के समय में एम्प्लॉय को मिलता है। ग्रेच्युटी रिसीव बाय एम्प्लॉय इज नॉट फुल्ली टैक्सेबल। हमने जस्ट बोला कि पूरा टैक्सेबल नहीं होता है, कुछ लिमिट होता है जो एग्जेम्प्ट कहलाता है। सम पार्ट ऑफ ग्रेच्युटी इज टैक्सेबल, यानी ग्रेच्युटी का कुछ पार्ट आपका टैक्सेबल होगा और कुछ पार्ट ग्रेच्युटी का क्या होगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एग्जेम्प्ट मतलब जिस पर टैक्स हमको नहीं लगेगा। अब यहाँ पर ग्रेच्युटी का कुछ लिमिट्स है। ग्रेच्युटी क्या है बेटा? लिमिट। लेकिन वो लिमिट कौन फिक्स करती है? अच्छा, ये आपके मन में होगा कि सर आप जो ये बात बोले कि कोई एम्प्लॉय 30 साल काम करके जाएगा तो उसको एम्प्लॉय को लगेगा अरे रुकिए हम आपको कुछ देख कर जाते हैं। तो इतना ईमानदार एम्प्लॉयर आज के समय में कौन हुआ है? और मान लो उसके मत पे कुछ दे देते हैं तो कुछ दे देगा, या मान लो 10 लाख देना चाहिए वहां तो ये लाख दे के निकल जाएगा। सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, इसलिए इसके कानून बना दिया गया। क्या बना दिया गया? कानून कि भैया
अगर कोई एम्प्लॉय आपके यहाँ काम कर रहा है, लेकिन ग्रेचुटी सब एम्प्लॉयर देगा ऐसा नहीं है। जिस कंपनी में 20 या उससे अधिक एम्प्लॉय काम करता है, अब किराना दुकानदार है, अब उसके यहाँ कोई काम कर रहा था, 10 साल तक काम किया, उसे चल गया, तो ग्रेचुटी नहीं देगा, तो जरूर ग्रेचुटी सब में थोड़ी आएगा, डिपेंड करता है कि आपका एम्प्लॉयर का लेवल क्या है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट के कुछ लॉ रूल्स आते हैं, और ये भी देखता है कि जब हम ग्रेचुटी की कैलकुलेशन करेंगे तो उस एम्प्लॉय का कैटेगरी चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? कि वो एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कि नॉन गवर्नमेंट। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा हो जाएगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का कुछ अलग कहानी होता है और नॉन गवर्नमेंट का अलग होता है। तो ये है कि फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल ग्रेचुटी, employee has been categorized into two parts, that is the government employee and non-government employee. ग्रेचुटी का पहले लिमिट हुआ करता था, बहुत पहले 3 लाख हुआ करता था। कितना हुआ करता था? 3 लाख। फिर 3 लाख से कर दिया गया 10 लाख। कितना कर दिया गया? 10 लाख। अब उस 10 लाख को बराबर कितना कर दिया गया? 20 लाख। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेचुटी क्या जो मैक्सिमम लिमिट है, मैक्सिमम मतलब ये कि किसी को ग्रेचुटी 15 लाख मिला, कितना मिला? 15 लाख। तो लिमिट आपका कितना है? 20 लाख। तो वहां टैक्सेबिलिटी की बात नहीं होगी। तो 20 लाख तक आपका मैक्सिमम जो ग्रेचुटी अगर है तो वो टैक्सेबल नहीं है। उसके बाद यानी उससे ज्यादा ग्रेचुटी मिलता है तो टैक्सेबिलिटी बन जाएगी। तो ये याद रखिएगा, मैक्सिमम लिमिट ऑफ ग्रेचुटी इज 20 लाख। मैक्सिमम लिमिट ऑफ ग्रेचुटी कितना बेटा आपका? 20 लाख। कोई दिक्कत नहीं है, याद है? क्लियर हो गया? इसको लिखे नहीं ना है अभी? लिखे तो ये लिख लिया ना? अब से ना वो कौन करो ना घाट होगा। यहाँ से अब से ना वो कौन करो। लिख लिए? सर इतना हो गया।
हो गया? इसको मिटा दो क्या? समझिएगा? सुखीलाल दो भाई थे। सच में भाई थे? हाय हाय ये है। सुखीलाल को जब दुख लगा तो गया दुखीलाल के पास। किसके पास गया? सर सबके पास सुखीलाल दुखीलाल सबका भाई है। हाँ तो भाई बहन जो मान सबके पास दुखीलाल सुखीलाल है, लेकिन ऐसा कोई इंसान ही नहीं है जिसके पास दुखीलाल सुखीलाल नहीं है। तो ये सब क्या है बाबा ये आप तो इस पे लिख लेते हैं, हम लोग को सोचना पड़ता है कैसे लिखें। अब इसमें से माँ इतना बड़का हम लोग कॉपी पेस्ट वाला कितना लिखा है सर? जीवन क्यों है? लिखने के लिए कुछ भी आप भी लिखिए ना सर तो मजा आएगा। कॉपी पेस्ट काहे करना, तब ना मजा आएगा लिखने में। साथ साथ लिखेंगे हम लोग ना। रुको ना पहले दिलवा दिया। हाँ ठीक है, एम्प्लॉय थोड़ा सा नीचे हो गया क्या? हम उसको एडिट कर सकते हैं। 10th जून ठीक है, ऐसा समझ जाए। एम्प्लॉय तो सॉरी इसमें ऐड ऑन करना है। ऐड ऑन नहीं, क्या समझे? बोलो दुखी आत्मा। हम लोगों के ग्रुप में एक दोस्त रहता था, मतलब वो हमेशा दुख रहता है। हर ग्रुप में एक ऐसा दोस्त होता है जो शांत रहता है, मुंह बनाया रहता है। अच्छा तो हम उसको मतलब दुखी आत्मा कहाँ है? अच्छा। क्या दुखी आत्मा कैसे हो तुम? तो आपको सब क्या बोलता है? सुखी आत्मा बोलता हाँ हमको कुछ नहीं बोलता था, बोलो निको भाई क्या हाल है? देखिए थोड़ा सा फ्लो चार्ट हम समझा देते हैं, लिखिएगा नहीं, घर से लिख लीजिए। एम्प्लॉय के कैटेगरी हमने बताया कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉन गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय का कॉन्सेप्ट समझिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉय में कौन हो सकता है? जैसे कोई सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल जॉब करता है, मतलब कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार या कोई भी लोकल अथॉरिटी, जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सब हो गया, लोकल गवर्नमेंट सब हो गया। तो अगर यहाँ पे जॉब कर रहा है, यहाँ जॉब कर रहा है, यहाँ जॉब कर रहा है, किस कैटेगरी में आएगा? गवर्नमेंट एम्प्लॉय में। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या है ना कि अगर कोई भी प्रकार का गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर ग्रेचुइटी मिलता है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा। मतलब फुल्ली एग्जेम्प्ट का मतलब हुआ कि उस पे जो ग्रेचुइटी मिला उसके सैलरी में नहीं जुटेगा। इसलिए आप जानते हो कि कोई भी इंसान चाहता है कि सरकारी नौकरी करे, बहुत फायदा होता है। एक तो फिक्स हो जाता है, परमानेंट टाइप हो जाता है, टेंशन ज़्यादा काम करने का नहीं है, कंपटीशन का भावना खत्म हो जाता है, कुछ ही एक्टिविटी नहीं बनती है। अगर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय यानी सरकारी एम्प्लॉय है, कौन एम्प्लॉय? सरकारी एम्प्लॉय, उसको मिलने वाला ग्रेचुइटी फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। क्या होता है बेटा? फुल्ली एग्जेम्प्ट है। पेज नंबर 178 बुक है, क्या ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय ऑफ लोकल अथॉरिटी दिख रहा है ना? पढ़ लीजिए। फर्स्ट पॉइंट पढ़िएगा, फर्स्ट पॉइंट पढ़िएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट